गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपको मेरा नया लुक कैसा लगा वो भी आज कमेंट बॉक्स में बताना। लास्ट वीक तिरुपति बालाजी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और तिरुपति बालाजी जाके भगवान वेंकटेश के दर्शन किए, अपने बालों का दान किया और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सही में। काफ़ी अच्छी जगह है और इतना स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर था, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, जैसे मैं हर संडे हम एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, आज भी बात करेंगे। आज वैसे संडे था, पुणे में महा मैराथन था। मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, 10 किलोमीटर रन किया, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और एज़ यूजुअल आपसे जैसे कमिटमेंट किया है दीपक की दुनिया में, आप सभी का स्वागत है। और आज का वीडियो हम इन्वेस्टमेंट पे बात करेंगे। जैसे हमारा तीसरा वीडियो है फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर, जिसमें हमने पहले वीडियो में बताया था कि फाइनेंशियल फ्रीडम ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड वीडियो में हमने सेविंग और स्पेंड कैसे करना है उसके ऊपर बात किया। तो 15% आपको सेविंग करना है, सबसे पहले अपने आप को पैसे देने हैं। और स्पेंड के ऊपर हमने बात किया था कि जब तक आपके इन्वेस्टमेंट के गोल अचीव नहीं हो जाते तब तक आपको सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करके खर्च करना है। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे बात करने से पहले मैं आप सभी को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र, प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं आप ही की तरह एक मिडिल क्लास इंसान हूँ जो नौकरी करता हूँ और अपने पैसों की जिम्मेदारी ली है और अपने हिसाब से मैनेज करता हूँ। तो जो जो मैंने लोगों से सीखा है, जो जो मैंने अच्छी किताबें इन्वेस्टमेंट के ऊपर पढ़ी हैं और उनको मेरी लाइफ में मैंने इम्प्लीमेंट किया है और उसके मुझे कुछ रिज़ल्ट्स भी मिले हैं और आगे भी काफ़ी कुछ करना बाकी है, तो मैं कर रहा हूँ। बट जो फ़ायदे मुझे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि जो जो लोग मिडिल क्लास में आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस फील कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं एक लेवल पे पहुंचने के बाद वीडियो बनाने से पहले ये मेरी जो जर्नी है उसमें आप सबको साथ में लेके चलूं। इसीलिए अभी तक मेरे फाइनेंशियल गोल्स पूरे नहीं हुए हैं, चल रहे हैं, लेकिन एक सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे जो जो फ़ायदे मुझे हुए हैं वो शेयर करूं। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं आपको बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट आपको तभी शुरू करनी है जब आपके पास ऑलरेडी पहले से दो चीज़ें हैं। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी फैमिली का एक मेडिक्लेम लेना है, क्योंकि आज मेडिकल के एक्सपेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं, लाइफ अनसर्टन हो रही है, कोविड जैसी बीमारी कभी भी आ सकती, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको कोई मेडिक्लेम नहीं है और कोई आपके घर में कोई मेडिकल एक्सपेंस आ गए, आपका कोई पेरेंट्स का बीमारी आ गया, आपका खुद का कोई ऑपरेशन होना है, ऐसा कुछ भी है, तो आपका सारा सेविंग उसमें डिस्टर्ब हो जाता है और सारा पैसा उसमें चला जाता है। तो सबसे पहला आपके पास मेडिक्लेम होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको आपकी फैमिली के हिसाब से, आपकी फैमिली की एज के हिसाब से मेडिक्लेम लेना है। अगर आपके पेरेंट्स की उम्र ज़्यादा है और उनका भी मेडिक्लेम लेना है तो आपको उनके लिए अलग से मेडिक्लेम लेना है, आपका एक अलग मेडिक्लेम लेना है। ऐसे दो मेडिक्लेम आपको लेने हैं। तो सबसे पहली ज़रूरियात है मेडिक्लेम आना। अगर आपके पास मेडिक्लेम नहीं है तो सबसे पहले मेडिक्लेम ले लीजिए, उससे पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ना करें। दूसरा आपके पास जो होना चाहिए वो है इमरजेंसी फंड। आपके पास एक इमरजेंसी रिज़र्व फंड होना चाहिए, जो मान लो आज आपकी महीने की जो भी इनकम है, आप सैलरी करते हो, जो भी है, तो आपकी जो भी इनकम है उसका कम से कम 6 महीने का, मतलब आपकी सैलरी अगर 20,000 है तो 1,20,000, ऐसा 6 महीने का रिज़र्व एक इमरजेंसी फ़ंड आपके पास होना चाहिए। क्योंकि मान लो किसी भी वजह से जैसे कोविड जैसे सिचुएशन आ गई, आपको सैलरी का इशू हो गया, कंपनी ने सैलरी में कट ऑफ कर दिया, कुछ भी हुआ, तो कम से कम आप अपनी जो मिनिमम ज़रूरियातें हैं
वो कम से कम 3 से 6 महीने तक कर पाए, ऐसा एक इमरजेंसी फ़ंड आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करना है। और अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं, मेडिकल इंश्योरेंस है और इमरजेंसी फ़ंड है, और मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास सफिशेंट लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं है तो एक टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, वो एक आप कर लीजिए। और उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है। देखो, मिडिल क्लास का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब भी उनको पास कोई पैसा बचता है तो वो सबसे पहले एक ही टूल का इस्तेमाल करते हैं, एंड वो टूल है फिक्स डिपॉजिट, एफडी करते हैं। मिडिल क्लास हमेशा एफडी पे भरोसा करता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि एफडी ये आपके पैसे को सिक्योर करता है, प्रोटेक्ट करता है, लेकिन वो आपके पैसे को ग्रो नहीं करता है। एफडी से आपके पैसे बढ़ते नहीं हैं, जबकि एफडी से आपके पैसे हर साल कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है, मैं बता रहा हूँ। एफडी में आज आपको कोई भी एफडी फिक्स डिपॉजिट है, उसमें आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, 6%। तो मान लो आज आपने 1,00,000 रुपए का एफडी किया है, तो वो अगले साल 1,00,000 रुपए का 1,06,000 बन जाता है। बट अगर आप देखोगे तो महंगाई का दर है, जो इन्फ्लेशन रेट है, वो कम से कम 7-8% से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि आज कोई भी चीज़ 100 रुपये की है, वो अगले साल 107 या 108 रुपये की हो जाएगी। इस तरह से ये महंगाई का दर बढ़ रहा है। तो आज अगर आप 100 रुपये का या 1,00,000 रुपये का एफडी करते हैं तो अगले साल वो 1,06,000 हो जाएगा। बट आज आप जो चीज़ें 1,00,000 रुपये से ख़रीद पा रहे हैं, अगले साल उसी चीज़ों को ख़रीदने के लिए आपको 1,07,000 या 1,08,000 की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो आपकी एफडी आपको 1,06,000 होगी, उससे आपको वो चीज़ें आप ख़रीद नहीं पाओगे, और आपको उसमें 1,000-2,000 रुपये और ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफडी से आपका जो पैसा है वो हर साल बढ़ने की बजाय 1,000 रुपये कम हो गया। तो इसीलिए एफडी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा इन्वेस्टमेंट टूल लोग यूज़ करते हैं, वो है गोल्ड। मिडिल क्लास लोग गोल्ड में बिलीव करते हैं। तो गोल्ड यानी कि अगर आप ज्वेलरी यानी कि गहने बनवाते हैं तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि जब गोल्ड से आपने गहने बनवाए और उसको फिर आप बेचने जाते हैं तो उसमें काफ़ी कुछ मेकिंग चार्ज, काफ़ी कुछ कट जाता है, और आपको वो पैसा नहीं मिलता जो आपने इन्वेस्ट किया है। गोल्ड में आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो या तो आपको गोल्ड कॉइन्स वगैरह लेना है, या तो आपको गोल्ड बॉन्ड जो गवर्नमेंट इशू करता है वो लेना है। तो गोल्ड में ऑन एन एवरेज जो अभी तक का हिस्टोरिकल डेटा है कि 8 से 9% का रिटर्न मिल जाता है। तो गोल्ड में आपको 8 to 9% ईयरली रिटर्न मिलता है, और गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो मोटा मोटी आपका पैसा जो है वो कम से कम 7 या 8 साल में डबल हो जाता है, जो कि एफडी में वो पैसा कम से कम 12 साल में डबल होता है। और जब 12 साल में वो डबल होता है तब इन्फ्लेशन के हिसाब से वो बहुत कम होता है। मतलब जो महंगाई का दर बढ़ गया है, वो महंगाई का दर 8-9 साल में डबल हो रहा है। अगर एफडी 12 साल में डबल हो रहा है तो आपको लॉस है कहीं ना कहीं। गोल्ड 8 to 9% से डबल होता है, तो 7 to 8 ईयर्स में आपका पैसा डबल हो जाता है। थर्ड जो है वो है आपका डेट फंड या कॉरपोरेट बॉन्ड्स। जो डेट फंड्स है वो बहुत ही सिक्योर है, लेकिन अगेन डेट फंड्स में भी आपका जो रिटर्न है वो 8 to 9% रहता है। वो सिक्योर है, काफ़ी लो रिस्क है,
बट रिटर्न 8 to 9%। कॉरपोरेट बॉन्ड जो कंपनी बॉन्ड इशू करती है उसका रिटर्न 10 to 12% रहता है। अगेन वो सिक्योर है अगर वो कंपनी ए रेटिंग की कंपनी है तो सिक्योर है, अदरवाइज़ उसमें रिस्क है। अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो आपके पैसे डूबने का चांसेस रहता है। अगर आप फ्रेश हो, मतलब बिगिनर हो, आपने कभी भी पहले इन्वेस्ट नहीं किया है, तो सबसे बेस्ट टूल मेरे हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट का टूल है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी आप एसआईपी से अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, एसआईपी आज 500 रुपये से लेके शुरू होती है, तो हर महीने आप एसआईपी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सबसे बढ़िया टूल है। और एसआईपी में भी, म्यूचुअल फंड में भी अगर आप इंडेक्स फंड में करते हैं, जैसे निफ्टी 50 है, जैसे फार्मेसी है, जैसे लार्ज कैप है, जैसे मिड कैप है, जैसे स्मॉल कैप है, ऐसे अलग अलग इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे अच्छा रिटर्न है। अभी लार्ज कैप में आप करते हो तो वहाँ पे जो कैपिटल के हिसाब से, मार्केट कैपिटल के हिसाब से बड़ी बड़ी जो इंडियाज़ की कंपनी है वो लार्ज कैप में रहती है, वहाँ पे रिटर्न 10 to 12% रहता है, लेकिन रिस्क बहुत कम रहता है। वहाँ पे जो मिड कैप है उसमें रिटर्न 14 to 15% रहता है, लेकिन उसमें मीडियम रिस्क भी है। और स्मॉल कैप है, वहाँ पे रिटर्न 19 to 20% तक भी रहते हैं, लेकिन उसमें हाई रिस्क है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 60 to 65% लार्ज कैप में म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, 25% मिड कैप में करना चाहिए और 10% आपको स्मॉल कैप में करना चाहिए। बट ऑन एन एवरेज म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा टूल है जो बिगिनर है, क्योंकि वहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट के नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं रहती है। आपको एक अच्छा सा फंड सिलेक्ट करना है और उसके लिए डीमैट अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं रहती। आपको एक अच्छा सा फंड सिलेक्ट करना है और अपने हर महीने पैसे उसमें जाएंगे, और एक एक्सपर्ट जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो आपके पैसे को मैनेज करते हैं और बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते हैं कि जिससे आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। अच्छा मार्केट है, अगर वॉलेटाइल मार्केट है, अच्छा बूमिंग मार्केट है, तो म्यूचुअल फंड 20-25% तक भी रिटर्न देते हैं। तो म्यूचुअल फंड इज़ रियली ए गुड इन्वेस्टमेंट टूल फॉर द बिगिनर्स। जो दूसरा रियल एस्टेट का जो इन्वेस्टमेंट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको एक फ्लैट ख़रीदना है तो कम से कम 80 से 90 लाख रुपए चाहिए। जैसे आपको एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीदना है तो 1 से 1.5 करोड़ रुपया चाहिए, और फिर वो आपको पैसिव इनकम देती है रेंट के हिसाब से। बट इतने सारे पैसे अगर आपके पास है तो रियल एस्टेट में करना चाहिए। अदरवाइज़ आज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REIT के भी फंड्स अवेलेबल है मार्केट में, आप उनमें निवेश कर सकते हो, क्योंकि वो जो रियल एस्टेट कंपनी है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती है और उसका जो रेंट इनकम आता है, लीज़ का इनकम आता है, वो उस जो भी उसके शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर है उनमें शेयर करती है। तो दैट इज़ ऑल्सो ए गुड इन्वेस्टमेंट। तो इन शॉर्ट जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी टूल यूज़ करिए, चाहे वो FD हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो कॉरपोरेट बॉन्ड्स हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो REIT हो, कुछ भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है एक्सपर्ट की एडवाइस से। बट ये ध्यान रखना है कि आपका जो पैसा है वो जिस दर से महंगाई बढ़ती है, मान लो महंगाई आज 7 to 8% इन्फ्लेशन रेट है, तो आपका पैसा मिनिमम उससे ज़्यादा ही परसेंटेज से ग्रो होना चाहिए, क्योंकि जो महंगाई का दर है उससे कम रेट में अगर आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, लेकिन वो कम हो रहा है। क्योंकि अगर महंगाई मान लो 7% है
तो आज जो चीज़ 100 रुपये की आपको मिल रही है वो अगले साल 107 रुपये की मिलेगी। तो आज आपका 100 रुपया आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो तो वो अगले साल मिनिमम 107 या 107 से ज़्यादा बढ़ना चाहिए, तभी जाके वो पैसा ग्रो होता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है इन्वेस्टमेंट में कि आपको इन्फ्लेशन रेट, महंगाई के दर से ज़्यादा रेट से आपका पैसा ग्रो करना है। और उसके लिए बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। बट अगर आपको कुछ भी मार्केट का पता नहीं है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको सिंपल एक थंब रूल देता हूँ कि आप कौन से टूल में आपका पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा। उसके लिए एक सिंपल थंब रूल है कि आप जो भी टूल में इन्वेस्ट करते हो, चाहे वो एफडी हो, गोल्ड हो, म्यूचुअल फंड हो, कॉरपोरेट बॉन्ड्स हो, आरईआईटी हो, डायरेक्ट मार्केट में आप जा रहे हो, किसी भी टूल में आप कर रहे हो और वहाँ का जो एक्सपेक्टेड जो मतलब परसेंटेज रिटर्न है उसको आपको 72 से डिवाइड करना है। जैसे कि अगर आपका एफडी में 6% इंटरेस्ट मिलता है तो आपको 72 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 12, तो एफडी में आपका पैसा 12 साल में डबल होगा। अगर आपको 9% रिटर्न मिलता है गोल्ड में तो 72 डिवाइडेड बाई 9, तो आपका पैसा 8 साल में डबल हो जाएगा। अगर आपको 12% रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड में तो 72 डिवाइडेड बाई 12 आपका पैसा 6 साल में डबल हो जाएगा। तो ये थंब रूल है कि आपको जितना परसेंटेज रिटर्न मिलेगा उसको आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पैसा है उसको आपको इन्वेस्ट करते जाना है और आपका जो सालाना रिटर्न है वो रिटर्न आपकी आज की जो सालाना सैलरी है, ठीक है ना, उतना जब तक हो जाता है तब तक आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आज आपकी 20,000 सैलरी है और अगर आपको 20,000 के हिसाब से पूरे साल में आपकी सैलरी होती है 2,40,000, तो जब तक आपका इन्वेस्टमेंट आपको 2,40,000 का रिटर्न ईयरली नहीं दे तब तक आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना है और इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को बढ़ाते जाना है। जिस दिन आपका इन्वेस्टमेंट आपको हर महीने आपकी सैलरी के जितना रिटर्न देना शुरू करता है तब आप ऑलमोस्ट फाइनेंशियल फ्री हो जाते हो, क्योंकि फिर आपका जो लाइफ की जो बेसिक नीड्स है, बेसिक ज़रूरियात हैं, उसको पूरा करने के लिए आप आपकी मेन इनकम पे डिपेंड नहीं रहोगे, सैलरी पे डिपेंड नहीं रहोगे, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न देगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो और भी लंबा हो सकता है, तो आप एंड तक देखिए, क्योंकि अभी मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आ रहा हूँ, क्योंकि कहाँ पे मिडिल क्लास लोग गलती करते हैं। मिडिल क्लास के लोग गलती करते हैं कि जब उनकी सैलरी से अपनी ज़रूरियातें पूरी करने के बाद जो भी पैसा बच जाता है उससे वो अपनी जो ड्रीम होते हैं, जैसे कार, जैसे कि घर, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स घर में, वो सब खरीदते हैं। और उसको खरीदने तक तो ठीक है, लेकिन वो उसको अपनी एसेट समझते हैं, मिल्कत समझते हैं। जैसे वो एक गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी को अपनी एसेट समझते हैं, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि आप जो गाड़ी खरीद रहे हो वो आपकी सही में एसेट नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है, लायबिलिटी। तो एसेट और लायबिलिटी में फ़र्क ये है कि जो भी चीज़ आज आप खरीदो और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तब उस चीज़ की वैल्यू बढ़ती रहती है, उसको एसेट बोलते हैं। और जैसे जैसे टाइम चलता जाता है और जिसकी वैल्यू कम होती रहती है वो आपकी जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है। जैसे कार है, आज आपने कार खरीदी लेकिन आप शोरूम से लेके घर आ गए, उसकी कीमत कम हो जाती है। जैसे जैसे टाइम पास होता है उसकी कीमत धीरे धीरे कम होती जाती है, इसीलिए कार वो आपकी एसेट नहीं है बट लायबिलिटी है। फिर आप बोलोगे कि
फिर घर तो एसेट है। तो दोस्तों जो घर में आप रहते हो, आप जो घर खरीदते हो उसी में अगर आप रहते हो तो वो घर आपकी एसेट नहीं है, वो आपकी लायबिलिटी है। बट अगर आपने कोई एडिशनल दूसरा घर ले लिया और फिर वो घर को आप रेंट पे देते हो तो वो आपकी एसेट है। क्यों? क्योंकि घर, जो घर में आप रहते हो उस घर को लेने के बाद आपको हर महीने उसका ईएमआई देना पड़ता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट जाता है। हर उस घर को मेंटेन करने के लिए आपको मेंटेनेंस खर्च देना पड़ता है। उस घर को के लिए आपको आपका प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो घर आपके जो इनकम है उसमें से कुछ पैसे कम करता है, एक्सपेंस करवाता है, इसलिए वो घर आपका एसेट नहीं है। बट अगर आपने कोई एडिशनल घर लिया है और वो फिर आपको इंटरेस्ट देता है या रेंट देता है, सॉरी रेंट देता है, तो वो आपका एसेट है। तो मिडिल क्लास हमेशा ये गलती करता है कि जो बचे हुए पैसे से वो लोग एसेट खरीदने की बजाय लायबिलिटी खरीदते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी पैसे बनते हैं उसकी अपनी एसेट बढ़ाएं। कि जैसे कि अगर कुछ सेविंग हो गया तो गोल्ड ले लीजिए, या तो कोई सेविंग हो गया तो आप कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए। अगर कुछ सेविंग हो गया तो धीरे धीरे सेव करके आप कोई एडिशनल प्रॉपर्टी ले सकते हैं जो आपको रेंट दे सके। तो सबसे पहले आपका जो इनकम में से सबसे आपके जो बेसिक ज़रूरियातें पूरी करने का जो खर्चा है, उसके बाद जो भी पैसा बचता है वो पैसे से आपको अपनी एसेट बिल्ड करना है, एसेट में खरीदते रहना है। और वो एसेट खरीदते खरीदते फिर वो एसेट का जो रिटर्न आएगा वो अगर आपकी मेन इनकम जितना हो जाता है तब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो। और फिर वो रिटर्न से आपको आपके ड्रीम पूरे करने हैं, आपकी इच्छाएं पूरी करनी है। तो दोस्तों ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि आप कोई भी चीज़ आपके हार्ड वर्क से बचाए हुए पैसे से जब आप लो तो सबसे पहले आप सोचो कि ये चीज़ मैं लूँगा, उसके बाद उसकी वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी। तो प्रायोरिटी आप उन चीज़ों को दो जो खरीदने के बाद उनकी कीमतें बढ़ती है। ठीक है? तो पहले एसेट बिल्ड करें, फिर वो एसेट का जो प्रॉफिट आता है उससे आप अपनी लायबिलिटी यानी कि अपने सपने पूरे करें, अपनी इच्छाएं पूरी करें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने आपको कुछ टिप्स दी है। मैं सबसे पहले समराइज़ करता हूँ कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आपको दो चीज़ें करनी है। वो है, एक तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस लेना है, दूसरा आपको अपना इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करना है जो मिनिमम 6 महीने का होना चाहिए, कि जो आपके 6 महीने तक आपकी बेसिक ज़रूरियातें पूरी कर सके उतना वो फंड होना चाहिए। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, मैं एफडी की सलाह आपको नहीं देता हूँ, क्योंकि एफडी आपका पैसा ग्रो नहीं करती है, एफडी आपका पैसा कम करती है। ठीक है? तो एफडी में निवेश ना करें। मतलब ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और आप एक सिक्योर फंड रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कुछ पोर्शन एफडी में ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन 100% एफडी में रखना एक अच्छा आइडिया नहीं है। फिर आप गोल्ड में जाओ तो गोल्ड में आप गहने खरीदने नहीं हैं, आप गोल्ड कॉइन या गोल्ड बॉन्ड्स जो मिलते हैं वो आपको लेने हैं। उसके बाद अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो म्यूचुअल फंड में आपको एसआईपी से शुरुआत करनी है। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आप हर मंथली उसमें पैसा डाल सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में भी आपको इंडेक्स फंड सिलेक्ट करने हैं, जैसे निफ्टी 50 हो गया, जैसे निफ्टी फार्मा, निफ्टी बैंक, बहुत सारे फंड्स रहते हैं, तो उसके ऊपर आप करें। उसके बाद रियल एस्टेट में अगर आपके पास बड़ा पैसा नहीं है और छोटे पैसे से आपको रियल एस्टेट के बेनिफिट लेने हैं, तो REIT जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रहते हैं उसमें आप इन्वेस्ट करें, जिसमें आपको सारे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट मिलेंगे। और
म्यूचुअल फंड में भी आपके फंड को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कैटेगराइज में डिवाइड करिए। परसेंटेज के हिसाब से 60-65% लार्ज कैप में रहना है, 20-25% आपको मिड कैप में रहना है और 10% आपको स्मॉल कैप में रहना है, जहाँ पे हाई रिस्क हाई रिटर्न है। तो ये सब करके आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। और फंडामेंटल रूल है कि आपका पैसा कहीं पे भी आप डालो वो महंगाई के दर से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना चाहिए, ठीक है। और आपको इन्वेस्टमेंट अपनी एसेट तब तक बढ़ाते रहनी है जब तक आपकी एसेट का जो रिटर्न है वो आपकी मंथली सैलरी जितना हो जाए। तो ये इन्वेस्टमेंट के टूल हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे कि आपको आपकी जो भी लोन्स है, मतलब होम लोन हो, पर्सनल लोन हो या कोई भी लोन हो, जैसे कि 20 साल के लिए ली हुई लोन को 5 साल में कैसे ख़त्म करना है, ठीक है। तो कैसे आपकी लोन को आपको टेन्योर से पहले फास्ट ख़त्म कर देना है। जैसे होम लोन जनरली आपकी 20 साल की होती है, तो उस 20 साल की लोन को कैसे 5 साल में ख़त्म कर देना है, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। जो आज मिडिल क्लास और सैलरी वाले लोगों का सबसे बड़ा वो होता है कि होम लोन में पैसे चले जाते हैं। तो होम लोन को कैसे टारगेट करके, प्लानिंग करके उस 20 साल की होम लोन को कैसे हम 5 साल में ख़त्म कर दें, उसके ऊपर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तब तक बने रखिए। मैं फिर से एक सभी लोगों से धन्यवाद करता हूं कि बहुत लोगों ने वीडियो देखा है, लोग लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन मेरी आप सभी से विनती है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर डालिए कि वीडियो कैसा लगा, अगला टॉपिक हमको क्या सिलेक्ट करना चाहिए। इसके ऊपर मैं स्टडी करके खुद के एक्सपीरियंस से वीडियो शेयर करूँगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दूसरा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जो प्रोग्राम, जो सीरीज़ है दीपक की दुनिया में, कि हमको मिडिल क्लास को टारगेट करना है, और मिडिल क्लास आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। तो हमको ये अवेयरनेस बढ़ानी है कि जैसे हर आदमी एक अच्छे प्लानिंग के साथ अपने लाइफ के सारे ही ड्रीम पूरे करे, अच्छे से टेंशन फ्री लाइफ जिए, किसी को भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो और अपने अच्छे से लाइफ जी सके। उसके लिए मिडिल क्लास में ये वीडियो सबसे ज़्यादा स्प्रेड करना है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरी विनती है कि आप ये वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद अपने अपने ग्रुप में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो मेरी विनती है कि सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको वीडियो सही में सही लगा है तो आगे भेजिए। दूसरा, मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर भी नहीं हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि मैंने बहुत मेरे आसपास में ये इंसिडेंट देखे हैं कि मिडिल क्लास आदमी पैसों के प्रॉब्लम की वजह से बहुत ही टेंशन लेता है, और उसकी वजह से काफ़ी लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। ऐसा बहुत किस्से आज न्यूज़ में सब में आ रहे हैं। तो मेरा एक छोटा सा पहल है कि मैं एक छोटी सा नॉलेज और छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊं, जिससे आप थोड़ा अपना अच्छा प्लानिंग करके आपके फाइनेंशियल क्राइसिस में से थोड़ा सा अच्छा मैनेजमेंट करके आप फाइनेंशियल फ्री बने, और आपकी लाइफ टेंशन फ्री हो, आप अच्छे से अपना प्लानिंग कर पाएँ, और एक बेटर वर्ल्ड, एक टेंशन फ्री वर्ल्ड और एक पॉजिटिव वर्ल्ड क्रिएट बने। आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी बदलाव आता है तो इस जो चैनल बनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव है वो सफल है हुआ है, ऐसा मैं मानूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, thanks for watching, thanks for encouraging, and keep smiling, and have a good day, happy Sunday, and thanks to you.